कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। रेस्पिरेशन। हम लोग एनवायरनमेंट के साथ एक गैसों का एक्सचेंज करते हैं। एनवायरनमेंट में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल करते हैं हमारे नॉस्ट्रिल से, और वो जाती है हमारे लंग्स में। लंग्स में जो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके थ्रू वो जाएगी सेल्स में ऑक्सीजन, और वहां पर जो सेल्स हैं वो सेल्स एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में CO2 का प्रोडक्शन करती हैं। वो CO2 लंग्स के थ्रू लंग्स में आके इकट्ठी हो जाएंगी और उसको हम एक्सहेल कर देंगे। तो सिंपल बात यह है कि एनवायरनमेंट से CO2 को छोड़ना। क्या बोल रहा है यार, ध्यान नहीं है कि तेरे को होश नहीं है कि आज बिल्कुल भी। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन समझने से पहले हमें ब्रीथिंग को जानना होगा। ब्रीथिंग क्या होती है? एनवायरनमेंट में मौजूद प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनहेल करना। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है कितना? 21%। आपने इनहेल किया और एक्सहेल करोगे, क्या एक्सहेल करोगे? CO2। एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। आप निकाल क्या रहे हो? CO2। यानी हम लेते तो ऑक्सीजन है और निकालते CO2। ये CO2 जो है इसका यूज क्या है, कहां से आई? तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम जब ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे लंग्स में। लंग्स में पहुंचने के बाद वहां पर एक छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलीज। वहां पर ब्लड कैपिलरीज का छोटी छोटी बहुत माइनर ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है जहां डिफ्यूजन होता है। तो वो ऑक्सीजन उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सेल्स में जाएंगी। वहां सेल्स में फूड होता है। कौन सा फूड? इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और ये आपके फैट, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें उसमें प्रेजेंट रहती हैं जो ब्लड के थ्रू जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाइज है वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं फूड को और इस फॉर्म में सेल्स तक पहुंचाती है। वो ऑर्गेनिक फूड, प्रोटीन बताया मैंने आपको, उस ऑर्गेनिक फूड का वहां होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होगा उस ऑक्सीडेशन में उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने ATP? 38 ATP। ये कई बार पूछा जा गया क्वेश्चन है। कितने ATP? 38 ATP। और इस प्रोसेस में सेल्स में बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू वापस आती है कहां पर? एल्वियोलस में या एल्वियोलीज में। उन एल्वियोलीज से जो है इकट्ठी होकर लंग्स में इकट्ठी हो जाएंगी और हम उसको वापस एक्सहेल कर देंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस। तो हम बात करते हैं ब्रीथिंग। द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया ऑफ एक्सचेंज, CO2 छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। भाई आप ले क्या रहे हो? ऑक्सीजन, और छोड़ क्या रहे हो? CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। O2 कहां प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। CO2 कहां प्रोड्यूस हो रही है? सेल्स के अंदर। इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मींस द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हो, ले रहे हो एनवायरमेंट से, और CO2 आप छोड़ रहे हो। जो CO2 कहां बन रही है? सेल्स के अंदर। तो इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। NCERT में ये डेफिनेशन एज इट इज दी हुई है, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी
द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया ऑफ रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करना बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब एनर्जी का बनना। एनर्जी बनेगी तभी तो एनर्जी बाहर निकलेगी, तभी तो हम वर्क कर पाते हैं। भाई खाना खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी आती है। हम फास्ट कर लेते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, मूव नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये कैसे होता है? हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है? क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन होता है। कहां होता है? सेल्स में कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, और साइटोप्लाज्म में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां? F0 F1 पार्टिकल्स पे। F0 F1 पार्टिकल्स पे कौन सा एंजाइम? एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वर्क होता है, जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है। कितने एटीपी मिलते हैं हमको? 38 एटीपी। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। Also NCERT. C6H12O6 एंजाइम्स ऑफ द सेल, एटीपीएस, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनकी प्रेजेंस में सारा वर्क होगा। क्या होगा? 6CO2 बनेंगे प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। क्लियर है? इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। अब बात कर रहे हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक से मीनिंग क्या निकल रहा है। कैटाबॉलिक आप ऐसा समझिए जैसे आपके हाथ में तिरुपति का लड्डू है, ठीक है? लड्डू जानते हो ना, लड्डू खाते हो, वेरी गुड, बड़ा लड्डू है ना? आप उसको, उसमें पानी डाल दो और उसको अच्छे से क्रश करो, और क्रश करने के बाद में उसमें पानी डाल दो, उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना लो, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतला, वो हो गई कैटाबॉलिक। मतलब इतना मोटा था बिल्कुल, वो एक बिल्कुल सॉलिड था, उसको आपने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल पतला, बिल्कुल बारीक। हाँ, इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, एक बड़ी चीज है, उस पर एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही। तो कैटाबॉलिक मतलब टूटना, छोटे पार्टिकल्स में टूटना। एनाबॉलिक का मतलब यह है कि आपने बूंदी के लड्डू खाए तो बूंदी के छोटे छोटे बूंदीज को इकट्ठा करके बड़ा लड्डू बना लो आप। एनाबॉलिक मतलब छोटी छोटी चीजों से बड़ी एक बन गई, और एक से टूट के बहुत सारी बन गई, ये होगी कैटाबॉलिक। और बहुत छोटी छोटी से मिलके एक बड़ी बन गई, एनाबॉलिक। बात समझ में आ रही है? इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें टूट रहा है, चीजें टूट रही हैं इसमें, समझ रहे हैं? इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, बड़ी चीज को छोटी छोटी चीज में तोड़ा जा रहा है। इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, याद रहेगा। नेक्स्ट, यहां पर इनसे क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कहां क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो एनसीईआरटी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली उठाई जाती हैं एग्जाम में। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लाइक स्पंज पोरीफेरा में आते हैं, सिलिंड्रेट्स एंड फ्लैटवर्म, समझ रहे हैं? जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे स्पंज हो गया, सिलिंड्रेट हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, यहां पर सिंपल डिफ्यूजन होता है बाय बॉडी सरफेस। सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? भाई सिंपल का मतलब तो साधारण होता है, सरल, सिंपल। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जैसे आप क्लास में बैठे हैं, कोई बच्चा सुबह सुबह नहीं जाके आया, तो वो क्या करेगा? क्लास में मिड में बैठा है ना, तो धमाके करेगा। हाँ, तो धमाके करेगा तो क्या होगा कि उसकी जो मारक क्षमता जो है, मतलब वो जो रिलीज कर रहा है, उसकी मारक क्षमता ये है कि वो जितनी दूर तक, मतलब उसके नजदीक वाला सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा, उसके थोड़ी दूर वाले फिर बच गए, फिर थोड़े और थोड़े, मतलब लास्ट तक पहुंच ही जाएगी। समझ रहे हो चीजें समझ रहे हो ना? तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पर बॉडी सरफेस, ये पॉरीफेरा हो गया, जैसे स्पंज हो गया, स्पंज सिलिंड्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म हो गया, हाँ, टीनियस वॉल्यूम, याद आ रहा है? तो यहां पर इनकी बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यानी हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन ही किससे करते हैं? बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, आप ये समझिए। हाँ, बॉडी सरफेस से ही ये ब्रीथिंग कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। क्लियर है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जानते हो? जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती है, पता है ना आपको? लाइक स्पंज, सिलिंड्रेट्स एंड फ्लैटवर्म। सिंपल डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस। नेक्स्ट,
अर्थवर्म। अर्थवर्म जानते हो क्या होता है? ये हमारे जो फार्मर्स होते हैं इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। एक्चुअली ये सॉइल के अंदर रहते हैं और सॉइल में पोरासिटी इंक्रीज करते हैं। पोरासिटी इंक्रीज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बारिश का जो पानी आता है ना तो इजीली प्लांट्स तक पहुंचता है। तो मतलब सॉइल को में छोटे छोटे पोर क्रिएट कर देते हैं ताकि पानी अच्छे से पहुंच जाए और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो अर्थवर्म जो है वो रेस्पायर करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, रेस्पायर करेंगे किसके थ्रू? मॉइस्ट क्यूटिकल। इनकी बॉडी जो है, अर्थवर्म जो है उसकी बॉडी पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है? क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। इस क्यूटिकल की लेयर से ये गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। इंसेक्ट्स कीड़े सबसे ज्यादा अगर हमारी अर्थ पे कोई पाए जाते हैं ना तो वो होता है ऑर्थोपोड्स, है ना। तो ऑर्थोपोड्स जो है, इंसेक्ट्स जो है, उनमें ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। कौन सी ट्यूब्स होती हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू इंसेक्ट्स जो है अपनी रेस्पिरेशन करते हैं, अपना ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन सब कुछ इसी से करेंगे, ट्रैकियल ट्यूब्स। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, एक्वेटिक ऑर्थोपोड एंड मोलस्क गिल्स, इनमें गिल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स लंग्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, इनमें किसके थ्रू करेंगे? मॉइस्ट स्किन। किसके थ्रू करेंगे? मॉइस्ट स्किन। ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, स्पॉटलाइट, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ नीट, आईबीओ, आईजेएसओ, आईएनजेएसओ, एनटीएससी, है ना, इन सब में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इन एल्वियोलर एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। हमेशा याद रखना, एल्वियोलिस के अंदर जो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो 40 mmHg रहेगा। सर ये तो अभी आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन बच्चों आपको दिमाग में रखना है इस चीज, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में, माइंड सेट में आपके रहनी चाहिए चीजें, इसीलिए स्पॉटलाइट नाम दिया है इसका। कहीं से भी कुछ भी, कोई भी लाइन की फॉर्म में क्वेश्चंस को समझाया गया है। इन एल्वियोलर एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर हो गया? मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब देखिए ध्यान से, इट्स वेरी 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 इजी स्ट्रक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये डायग्राम बिल्कुल एनसीईआरटी का है, सो रिलैक्स एंड एंजॉय विथ रवि सर। अब यहां देखिए, सबसे पहले जो है यहां से आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स, ये हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। यहां नॉस्ट्रिल्स होता है। नॉस्ट्रिल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद यहां पीछे क्या होता है? नजल पासेस। यहां क्या होता है? नजल पासेस। जल्दी बताइए यहां क्या होता है? नजल पासेस, मतलब ये नजल पासेस, ठीक है। उसके पीछे जो होता है नेजोफेरिंग्स, यानी यहां से पीछे की ओर जो होता है वो होता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है, नेजोफेरिंग्स आगे बढ़ रहा है तो यहां पर ओरल कैविटी का ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स दोनों मिलकर फेरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का? उसके बाद आती है ग्लोटिस। यहां देखिए, यहां आती है ग्लोटिस। ग्लोटिस जो है, ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन जिसको हम बोलते हैं, है ना। यह ढक्कन बना होता है हाइलिन कार्टिलेज का और उसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है एज ए वर्क करता है एक ट्रैफिक हवलदार की फॉर्म। ट्रैफिक हवलदार क्या काम करता है कि आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है, ऐसा वाला वर्क करता है ना। बहुत रेस्पेक्टफुल वर्क है कि आप जो है सिस्टम से आप जो है आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, ये वाला सीन होता है। तो सेम वो वर्क जो करता है हमारा एपिग्लोटिस करता है। एपिग्लोटिस कैसे करेगा? ये विंड पाइप को फूड पाइप से अलग करने का काम करता है।
जब आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो एपिग्लॉटिस अपने आप जो है आपकी जो विंड पाइप है इसको कवर कर देता है, इसको ढक देता है। एपिग्लॉटिस किसका बना होता है? यह बना होता है हाइलीन कार्टिलेज का। किसका बना होता है? हाइलीन कार्टिलेज का। किसका बना होता है? हाइलीन कार्टिलेज का। क्लियर हो गया? हाइलीन कार्टिलेज का। इसके नीचे आप आते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स कुछ भी नहीं है, एक साउंड बॉक्स होता है। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? ट्रैकिया का मॉडिफिकेशन होता है। यहां आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। ट्रैकिया एक्चुअली एक विंड पाइप है। अब यहां पर आप देख रहे हैं सी शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये देख रहे हैं, ये बीचों बीच ये कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है सी शेप्ड। ऐसा क्यों? क्या वर्क है इसका? आप में से कितने स्टूडेंट जो है रसोई में घुसते हैं, किचन में जो आपके घुसते हो ना, तो वहां पर आपने देखा होगा आपका जो गैस का जो सिलेंडर है उससे एक पाइप कनेक्ट करते हो आप। किससे? आपके चूल्हे से करते हैं ना, मम्मा करती है ना, पाइप है उसको कनेक्ट करती है। किससे? चूल्हे से, जिस पर आप जो है फ्लेम ऑन करके आप उसको जो भी खाना वाना पकाते हैं ना। ग्रेट, समझ में आ रहा है ना बात कह रहा हूं जो। तो वो जो पाइप है, कभी आप उसको जो है कोई बेकार हो गया घर पे, है ना, तो उस पाइप को लेके आप ब्लेड से आप उसको हटाइए, उसको उतारिए, है ना। तो आप देखोगे कि उस पाइप के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है ना, तो इस पाइप के अंदर एक आयरन का एक वायर होता है। ऐसा वायर होता है। वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि कभी जब गैस कम रहे तो वो पाइप जो है पिचके नहीं, वो पाइप दबे नहीं, वो पाइप दबेगा नहीं, पिचकेगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको जो सप्लाई प्रॉपर मिलती रहेगी। सेम केस यहां पर है। यहां पर ये कार्टिलेज के बने हुए जो है 16 to 20, कितने? 16 से लेके 20 सी शेप्ड होते हैं। सी शेप्ड कैसा? सी शेप्ड। सी होता है ऐसा, है ना, सी होता है ऐसा, लेकिन ये होते हैं ऐसे। ये कैसे होते हैं? ऐसे, ये ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसी स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, 16 to 20 होती है। इनका वर्क क्या होता है कि एयर का प्रेशर अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि एक तरीके से इसको विंड पाइप को पिचकने से बचाते हैं, इसकी वॉल्स को आपस में चिपकने से बचाते हैं। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप आइए नीचे, यहां पर यहां तक बात समझ में आ गई आपको? वापस आप आइए आपके नॉस्ट्रल के बाद में नजल पासेस आप देख रहे हैं। यहां पर जो है सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। वो एक्चुअली हमारे बॉडी में जो इनहेल करते हैं हम, तो बहुत से अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी, तो उनको अपनी सरफेस पे चिपकाने का काम कौन करते हैं? ये सीबेसियस ग्लैंड्स करते हैं। यहां हमारे जो नोज है उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ये बाल जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि अपनी जो है एयर को फिल्टर करने का काम करता है। कोई डस्ट पार्टिकल हो उनको बाहर ही रोकने का वर्क ये करते हैं। इसके अलावा जैसे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग बाहर की एयर अंदर आप इनहेल कर रहे हो तो उस एयर का टेम्परेचर उसको बैलेंस करने का भी काम करता है। कैसे? जैसे एयर आप इनहेल कर रहे हो तो आप सर्दियों का टाइम है तो बाहर का एनवायरनमेंट है ठंडा, आपका बॉडी का है गर्म, तो उस एयर को
जब धीरे धीरे एयर अंदर जाती है तो उस एयर का टेम्परेचर जो है, नजल पासेज का टेम्परेचर जो है धीरे 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 कैसे कर देते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की उसके अकॉर्डिंग उस एयर का टेम्परेचर कर देते हैं। गर्मियों का टाइम है, हाँ आप एयर ले रहे हो, गर्म होगी, उसको ठंडा करेंगे अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये काम जो है नजल पासेज आगे करते। उसके बाद आप जा रहे हो नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स के बाद में आप पहुंच गए कहां पर, नेजोफेरिंग्स के बाद आप पहुंच गए ग्लोटिस में। ग्लोटिस को कौन कवर कर रहा है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन है ये, ठीक है, ओके। लैरिंग्स इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया, इट्स अ साउंड बॉक्स, आवाज निकालने के लिए, है ना। उसके बाद ये हो गया ट्रैकिया। ये क्या हो गया, बोलो जल्दी से, ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम क्या होता है कि ये एक विंड पाइप है, इसमें शी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती हैं जो विंड पाइप को पिचकने से बचाती हैं। कितना, 16 to 20, कितना, 16 to 20, क्लियर है। यहां पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इसको बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। कई बुक्स में इसको ब्रोंकस कहा गया है, कई बुक्स में इसको ब्रोंकी कहा गया है, दोनों चीज एक ही है। ब्रोंकस बोल दो, ब्रोंकी बोल दो, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये ब्रोंकी या ब्रोंकस, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये आपका विंड पाइप हो गया, ठीक है। ये विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर गया, एक इधर गया। अरे मैं शोले पिक्चर की असरानी की बात नहीं कर रहा, आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, आके मेरे साथ आओ, इधर ध्यान से देखो। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ध्यान से सुनना, इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी ब्रोंकस। ये जो आप देख रहे हो इन दोनों को, ये जो है ये प्राइमरी ब्रोंकस है। क्या है ये, प्राइमरी ब्रोंकस। आप ध्यान से सुनना, यहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से ब्रांच निकल रही है, देखो इससे ब्रांच निकल रही है ये, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है इससे भी ब्रांच निकल रही है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकस। बात समझ रहे हो भाई, मैंने जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो हो गई आपकी प्राइमरी ब्रोंकस, ये हो गई प्राइमरी ब्रोंकस, इससे ये ब्रांच निकली तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। और इससे आप देख रहे हैं ये टर्सरी, ये टर्सरी ब्रोंकस। आप देखिए ये फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ये हो गई सेकंड सेकेंडरी ब्रोंकस, और ये इससे देखो ये टर्सरी, ये तीसरी निकल गई टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पहले क्या होगी, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। 100% समझ में आना चाहिए। हो गया। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये हमारे जो लंग्स जो हैं वो एक्चुअली डबल लेयर स्ट्रक्चर से बने हुए थे, डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, विसरल और पैराइटल। आउटर जो रहेगी वो पैराइटल रहेगी और अंदर जो रहेगी वो विसरल रहेगी। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये लिखा है ना, देखो आप यहां पे देख रहे हो, ये अंदर एक लेयर है, फिर बीच में येलो कलर देख रहे हैं, उसके बाद दूसरी लेयर है। तो ये दो, इनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर वाली को बोलेंगे विसरल और आउटर को बोलेंगे पैराइटल। अंदर वाली विसरल, आउटर पैराइटल, समझ रहे हो। तो आउटर पैराइटल, अंदर वाली विसरल, याद रहेगा। ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद करो, पी विस्की, पी विस्की। हाँ, अरे मैं विस्की पीने को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको नाम याद करा रहा हूं। पी विस्की मतलब आउटर क्या हो गया, पी, और अंदर विस्की, हाँ, वी, विसरल। डब्ल्यू आता है लेकिन वी याद करो, विस्की। इसके बीचों बीच एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड का नाम है प्लूरल लिक्विड। क्या नाम है, प्लूरल लिक्विड। बीचों बीच एक लिक्विड भरा रहेगा, उसका नाम है प्लूरल लिक्विड। कई बार बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। कौन सा इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, तो इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। इस फ्लूइड, जो जितना फ्लूइड चाहिए ना, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से
जो पेशेंट जो होता है बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से प्लूरल फ्लूइड है जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में है, उसमें जो है आपका इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट इंक्रीज हो जाने की वजह से रोगी जो है, पेशेंट जो है, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम आएगी उसको कहते हैं डायस्पोनिया डिजीज बोलते हैं उसको। यहां प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? यहां पर हार्ट जो है, ये देख रहे हो, ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर एक कर्व आप देख रहे हैं, इस कर्व को आप बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच, क्योंकि यहां पर हार्ट जो है आपका दिल वो प्रेजेंट रहता है। समझ रहे हैं? ओके। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये हो गया डायफ्राम, यहां पर होगी रिब्स, यहां होगी रिब्स। क्लियर है? इनका जो लंग्स का जो ओरिजिन है वो आप ये कहिए, आपसे पूछा जाएगा प्लूरल जो मेम्ब्रेन जो हैं इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन रहेगा मिजोडर्मल। क्या रहेगा? मिजोडर्मल। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है एल्वियोलिस। अब आप देखिए, यहां पर ट्रैकिया दो पार्ट, ट्रैकिया यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, प्राइमरी, उसके बाद में ये सेकेंडरी, उसके बाद में टर्सरी, यानी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस। अब टर्सरी के बाद में अब आगे मत बढ़ना है ना। उसके बाद टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ना, छोटे, तो टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स। अब इन ब्रोंकियोल्स जो हैं वो खुलते हैं, उसके आगे होते हैं एल्वियोलिस। क्या होती है? एल्वियोलिस। तो एल्वियोलिस तक पहुंचने के लिए अभी अब टाइम है। उसमें क्या आती है? एल्वियोलर डक्ट होती है, डक्ट लेके जाती है उसको एल्वियोली तक। तो एल्वियोली जो है एक ग्रुप होता है, 8 से 10 एल्वियोलिस का ग्रुप होता है, उसको कहते हैं एल्वियोलर शेक। क्या बोलते हैं उसको? एल्वियोलर शेक। वो एल्वियोलर शेक खुलता है एल्वियोलिस, मतलब ये ऐसे समझिए, 8 से 10 जो है एल्वियोलिस मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, उसको कहते हैं एल्वियोलर शेक। फिर उसमें एक अंगूर जैसी ग्राफ्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, उन पोर्स को कहते हैं पोर ऑफ कुहन। क्या बोलते हैं? पोर ऑफ कुहन। ये जो है आपके लंग्स जो है, ह्यूमन के जो लंग्स हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे? मैमेलियंस के जो लंग्स हैं वो हमेशा सॉलिड रहेंगे, स्पॉन्जी रहते हैं और सॉलिड रहते हैं। ये नीट में इतनी बार पूछा जा चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसका ओरिजिन क्या है? मिजोडर्मल ओरिजिन है। छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं किसमें? एल्वियोलीज में। उसको क्या कहेंगे? पोर ऑफ कुहन। उसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये जो माइक्रोविलाइज हैं, सॉरी, ये जो एल्वियोलीज हैं, इन एल्वियोलीज में जो है 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, न्यूमोसाइट्स फर्स्ट, न्यूमोसाइट सेकंड। समझ रहे हैं? तो इनमें एक न्यूमोसाइट सेकंड जो है वो लेसिथिन नाम का एक सरफेस एजेंट रिलीज करता है। ये क्या काम करता है कि इसकी सरफेस टेंशन को कम करता है, जिसकी वजह से ये फटती नहीं है, और दूसरा गैसेस के एक्सचेंज के लिए हमेशा इसको रेडी रखता है। नॉर्मल बातें होगी सब। तो इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहां पर ये रिब्स होती हैं और ये होता है इसका डायफ्राम। जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो डायफ्राम नीचे होता है, ये इधर मूव करती हैं, ये इधर। देखिए कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।